आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मराठा आरक्षण आंदोलन, मुंबई पहुंचा मनोज जरांगे पाटिल का मार्च। यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है, ट्रंप का सहयोगी पीटर नवारो भारत के खिलाफ फिर लाया झूठ का पुलिंदा। भारत जापान मिलकर बनाएंगे बुलेट ट्रेन, स्पीड इतनी सोच भी नहीं सकते आप। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस का भयंकर पलटवार, कीव में ईयू और ब्रिटेन के भवनों पर मिसाइल हमला। वॉर जोन के पास पोलैंड का F-16 एयर शो के दौरान क्रैश। इजराइल का यमन पर सबसे बड़ा हमला, होते प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की मौत का दावा। 15 गुना ज्यादा है क्राइम रेट, शिकागो में सेना उतारने के फैसले पर अमेरिका ने भारत पाक का किया जिक्र। पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान आग बबूला। तानिया मित्तल की अमीरी की खुली पोल, इस शख्स ने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट के दावों को झुठलाया। और क्या शमी को हंसी जहां से शादी का है पछतावा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल आज मुंबई में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। जरांगे एक मार्च निकाल रहे हैं जो जलना से शुरू होकर मुंबई के आजाद मैदान तक जाएगा। जानकारी के मुताबिक मनोज ओबीसी कैटेगरी में मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनशन शुरू करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में समर्थक और युवा इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच जरांगे मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं। जरांगे का यह मार्च पुणे के शिवनेरी किले से शुरू हुआ था, जहां प्रतिभागियों ने किले की मिट्टी माथे पर लगाकर संघर्ष का संकल्प लिया। जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी मांग को लेकर वह मुंबई पहुंच चुके हैं और भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। मुंबई प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को अहंकारी कहने के बाद एक बार फिर से भारत को लेकर अनर्गल आरोप लगाए हैं। नवारो ने यूक्रेन वॉर को सीधे भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद से जोड़ दिया है। नवारो ने कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में नवारो ने कहा था कि भारतीय इस मामले में काफी घमंडी है और वे कहते हैं कि ये हमारी संप्रभुता है। बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में नवारो ने कहा था कि भारतीय इस मामले में काफी घमंडी है और वे कहते हैं कि ये हमारी संप्रभुता का मामला है। हम जब चाहे किसी से भी तेल खरीद सकते हैं। नवारो ने एक्स पर एक लंबे ट्वीट थ्रेड में एक तरफा तर्कों से अमेरिकी टैरिफ को सही ठहराने की कोशिश की है और भारत पर कई आरोप लगाए हैं। भारतीय रिफाइनरियां अपने प्रमुख रूसी साझेदारों के साथ मिलकर रिफाइनरी चलाती है और काला बाजारी में तेल को बेचकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा मुनाफा कमाती है। इस तरह से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु भारी मात्रा में नकदी जुटाता है। भारत के ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखे बिना बेबुनियाद आरोप लगाते हुए ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत के आयात में रूसी तेल का हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन आज से 30% से भी ज्यादा हो गया है। भारत प्रतिदिन 15 लाख बैरल से भी ज्यादा तेल मांगता है। भारत और जापान की साझेदारी अब केवल अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट रेलवे परियोजना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देश मिलकर ई-ट्रेन शिकानसेन बुलेट ट्रेन का संयुक्त निर्माण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा हो सकती है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। जिस तरह 4 दशक पहले मारुति सुजुकी ने मिलकर भारत की ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आए थे, उसी तरह यह प्रोजेक्ट भारतीय परिवहन व्यवस्था में नई ऊर्जा भर सकता है। भारत को पहले E5 शिकानसेन मिलने की उम्मीद थी, जिसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि पीएम मोदी की गहरी रुचि और जापानी नेतृत्व के साथ बेहतरीन तालमेल के कारण अब भारत को E10 शिकानसेन मिल सकता है, जिसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। E10 शिकानसेन का डिजाइन जापान की ELFAX प्रायोगिक ट्रेन से विकसित किया गया है। इस नई पीढ़ी की ट्रेन में अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकी और ऊर्जा दक्षता पर खास ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि इसे भारत की तेज रफ्तार परिवहन जरूरतों के लिए सही विकल्प माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का नया दौर गुरुवार को शुरू हो गया। रूस ने कीव स्थित यूरोपीय संघ के भवन और ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में दोनों भवनों को नुकसान हुआ है। कीव पर हुए अन्य हमलों में 4 बच्चों समेत 18 लोग मारे गए और 38 घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने के प्रयासों पर रूस ने अपना रुख जता दिया है। वह युद्ध खत्म करने की जगह यूक्रेन में हत्याएं जारी रखना चाहता है। अब रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए, जबकि रूस ने कहा कि वह अभी भी शांति वार्ता का इच्छुक है। यूक्रेन वास्तव में शांति की इच्छा जताए। EU और ब्रिटेन के कार्यालय भवनों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रसेल्स स्थित EU मुख्यालय और लंदन स्थित ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में रूसी राजदूतों को तलब कर हमलों का विरोध जताया गया है। 3.5 वर्ष के युद्ध में यह पहला मौका है जब कीव में विदेशी राजनयिकों के भवनों को निशाना बनाया गया है। 28 अगस्त 2025 को पोलैंड के रडॉम शहर में एक दर्दनाक हादसे ने दुनिया को हैरान कर दिया। पोलिश एयरफोर्स का एक F-16 फाइटर जेट एयर शो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। यह घटना रडॉम एयरपोर्ट पर हुई, जो वार्शो से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पायलट मेजर मैसिस्लाव क्राकोवियन थी, जो F-16 टाइगर डेमी टीम के लीडर थे। वे पोलैंड के सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलटों में से एक थे, जिन्हें हाल ही में यूके के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में बेस्ट ओवरऑल फ्लाइंग डेमो अवार्ड मिला था। पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर व्लादिस्लाव कोशिनियाक कामिन्स्क ने कहा कि यह एक ऐसा अधिकारी था जो हमेशा देश की सेवा में समर्पित और साहसी रहा। उनकी याद में श्रद्धांजलि। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने भी परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त। इस हादसे के बाद 30-31 अगस्त को होने वाला एयर शो 2025 रद्द कर दिया गया है। यह पोलैंड का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट था, जिसमें 1.80 लाख लोग आने वाले थे। इजराइल ने यमन राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में हूतियों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली टीवी KAN ने यमन के मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि इस हमले में हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और समूह के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। इजरायली मीडिया ने इसे यमन के हूतियों पर सबसे बड़ा हमला कहा है। हमला उस वक्त किया गया, ये शीर्ष नेता हूती प्रमुख के अल मलिक हूती का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण देख रहे थे। इस हमले की खबर सबसे पहले हूतियों से संचालित अल मसीरा टीवी ने दी और फिर रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और IDF ने भी हमले की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने लक्ष्यों के बारे में नहीं बताया। यमन के अल जमहूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल रहावी अपने कई सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के साथ भी इस हमले में मारे जाने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन के बाद शिकागो में सेना भेजने की धमकी दे रहे हैं। शिकागो एक डेमोक्रेटिक राज्य है, जिस वजह से राजनीतिक टकराव गहराता जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने डेमोक्रेटिक राज्यों में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान और भारत का हवाला दिया। कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डेमोक्रेट शासित शहरों में अपराध की स्थिति इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वहां की नीति
नीतियां अपराध को बढ़ावा देती हैं। लेविट ने ट्रंप प्रशासन की अपराध विरोधी नीतियों पर जोर दिया, जिसमें कैशलेस बिल नीति को समाप्त करने की बात शामिल थी। उन्होंने इस नीति को अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताया, क्योंकि इसके तहत अपराधी आसानी से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। इस दौरान लेविट ने वाशिंगटन में हिंसक अपराध में 41% की कमी का उदाहरण दिया, जिसे ट्रंप प्रशासन की नीतियों का परिणाम बताया। लेविट ने कहा कि शिकागो का मर्डर रेट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 2 गुना और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 15 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि शिकागो में हत्या लॉस एंजलिस से 3 गुना और न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 5 गुना अधिक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 3 आम लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के नंगरहार और खोस्त प्रांत में हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद तालिबान सरकार ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर अल्टीमेटम दिया। वहीं दोनों देशों के सीमा पर भी तनाव गहरा गया है। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए सीमा से लगे इलाकों में बमबारी की है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन किया है। तालिबान ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। अफगान विदेश मंत्रालय ने सख्त विरोध जताते हुए चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की सीमा और जमीन की रक्षा करना तालिबान के लिए रेड लाइन है और ऐसे गैर जिम्मेदार हरकतों के पाकिस्तान को नतीजे भुगतने होंगे। बिग बॉस 19 में पहले दिन से ही इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल अपने दावों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अब तक घर में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बहुत बातें कही, जिन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान है। तानिया के इन दावों को अब बाहर के एक शख्स ने झूठा कहा है। क्या वाकई तानिया बिग बॉस के घर में अपनी अमीरी को लेकर सिर्फ झूठ बोल रही है? क्या है पूरा मामला? दरअसल रियलिटी शो लव स्कूल के एक्स कंटेस्टेंट और क्रिएटर माधव शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तानिया के दावों को झूठा कहा। उन्होंने कहा कि मैंने पता लगा लिया है तानिया मित्तल कौन है, क्या करती है, कैसा सिस्टम रहता है उसका। सबसे पहले तो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। कार्तिक आर्यन ग्वालियर से हैं और आते जाते रहते हैं। उनके माता पिता वहीं रहते हैं, उन्हें आज तक किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। माधव ने कहा कि तानिया को ग्वालियर में कोई जानता तक नहीं है। जब मैंने इनके बारे में पता लगाया तो वह कह रहे हैं कि ये कौन है। इसके अलावा माधव ने कहा कि उनकी फैक्ट्री और कारोबार भी इतना कोई बड़ा नहीं है जितना वो दावा कर रही है। बता दें कि शो के नए एपिसोड में दिखाया गया है कि तानिया मित्तल ने बड़ी चतुराई से कुनिका और गौरव के रिश्ते में दरार डाल दी। उन्होंने कुनिका के कान भरने शुरू किए। उन्होंने कुनिका से कहा कि उनका सबसे करीबी रिश्ता गौरव से है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी और शादी के संबंध में पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि उन्हें किसी भी चीज को लेकर किसी भी रूप में कोई पछतावा नहीं है। वे किसी पर आरोप लगाने के बजाय आगे बढ़ने और अपनी ऊर्जा क्रिकेट में लगाने पर जोर दे रहे हैं। अदालत के आदेश के तहत वे अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन उनका स्पष्ट संदेश यही है कि वे चाहते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ उनके खेल से हो, निजी विवादों से नहीं। शमी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। मुझे अतीत पर कोई पछतावा नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ना खुद को ना ही दूसरों को। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर है, विवादों पर नहीं। शमी और हसीन जहां का वैवाहिक जीवन 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि शमी को अपनी पत्नी और बेटी के लिए हर महीने कुल 4 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें 1.5 लाख रुपए पत्नी को, 2.5 लाख रुपए बेटी को देने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 6 माह के भीतर पूरी करनी होगी। हसीन जहां के वकील ने इसे राहत भरा कदम बताया, जबकि सोशल मीडिया पर इस आदेश को लेकर काफी चर्चा और आलोचना भी देखने को मिली। शमी ने अन्य क्रिकेटरों की निजी जिंदगी से जुड़े सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे शिखर धवन और युजवेंद्र चहल के वैवाहिक विवादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आपका काम है इन बातों की पड़ताल करना, हमें फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हो। दूसरी तरफ भी देखो, मैं सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देता हूँ, विवादों पर नहीं। इस बयान से साफ है कि शमी चाहते हैं कि उनके करियर को उनकी निजी जिंदगी से ज्यादा महत्व दिया जाए।